तो मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि दया नाम का एक आदमी अभी अभी जेल से रिहा होकर बाहर आता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि दया की माँ सलेम में रहती है, जबकि दया का अपना कोई पक्का ठिकाना नहीं है। हालांकि वो अक्सर अपनी माँ से मिलने के लिए अपने गांव आता जाता रहता है, लेकिन वहाँ ज्यादा दिनों तक ठहरता नहीं। अब सीन आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि दया घूमते घूमते एक मंदिर के पास पहुँच जाता है। उस मंदिर के पास एक बहुत सुंदर तालाब होता है, जिसमें एक आदमी अपने मोबाइल में गाना सुनते हुए डुबकियां लगा रहा होता है। वो अपने म्यूजिक में इतना खो जाता है कि उसे अपने आसपास की दुनिया का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। और इसी बीच जैसे ही वो अगली डुबकी में पानी के अंदर जाता है, वैसे ही दया मौका पाकर उस आदमी का फोन वहाँ से उठा लेता है और पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी दूर जाकर वो उस फोन के सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड को निकालकर कहीं फेंक देता है और यही हमें पता चलता है कि दया असल में एक शातिर चोर है और यही वजह होगी कि वो अभी अभी जेल से रिहा हुआ है। फिर फोन चुराने के बाद दया किसी गांव की बस पकड़कर दूसरी जगह जाता है और वहाँ के खूबसूरत बीच पर बैठकर लोगों को ताकता रहता है ताकि वो किसी नए को अपना शिकार बना सके। लेकिन जब वहाँ पर बात नहीं बनती तो शाम होते ही उसका मन मूवी देखने का करता है, इसलिए वो फौरन थिएटर जाकर टिकट ले लेता है। लेकिन वहाँ पर भी वो मूवी उसे पसंद नहीं आती, इसलिए निराश होकर वो थिएटर से बाहर निकल जाता है। अब इसी बीच पार्किंग लॉट में दया की नजर एक बाइक पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि उस बाइक में चाबी अभी भी लगी हुई थी। इसलिए अब उस बाइक के ओनर की लापरवाही का फायदा उठाते हुए वो फौरन उस बाइक को चुराकर वहाँ से निकल जाता है। अब वो उस पर दूसरे फेक नंबर की प्लेट लगवा लेता है ताकि अगर कोई उसे पकड़ने की कोशिश भी करे तो उसे सही बाइक की पहचान करना मुश्किल हो जाए। अब इसी बाइक से दया नागरकोल नाम के एक गांव की तरफ निकल जाता है, जहाँ रास्ते में वो यही सोचता रहता है कि आज कुछ अच्छी चोरी करके अपने हफ्ते भर का गुजारा हो जाएगा। फिर उस गांव में पहुंचकर दया की नजर एक घर पर पड़ती है और पूरे घर की लाइटें बंद होती हैं, साथ ही वहाँ से कोई आवाज भी नहीं आ रही होती। इसलिए अब दया सोच लेता है कि शायद इस घर में अब कोई नहीं है, तो यहाँ अच्छी खासी चोरी हो सकती है। इसलिए अब वो चुपके से उस घर के अंदर जाता है, जहाँ अंधेरे में एक एक करके वो सारे कमरों को खंगालने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसे एक कमरे में एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है, जिसका नाम होता है वेलन। अब पहली नजर में दया उसे देखकर शॉक हो जाता है और डरते डरते यही सोचता है कि ये आदमी इतनी रात को जागा पड़ा है और फिर भी घर में कोई आवाज नहीं हो रही। लेकिन तभी अचानक वेलन दया को देखते ही कहता है, अरे कुमार, तुम आ गए बेटा, कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ अब मेरे हाथ खोल दो। अब दया ये सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि ये बूढ़ा आदमी मुझे कुमार क्यों बोल रहा है, कहीं इसे कम तो नहीं दिखता। इसी बीच जब दया गौर से उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि वेलन के हाथ बंधे हुए हैं। ये देखकर वो फौरन उसके पास जाता है और उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि आप चिल्लाइए मत, आपको पता है कि मैं कौन हूँ। तो वेलन बड़ी मासूमियत से कहता है, अरे कुमार, तुम ऐसे अजीब बात क्यों कर रहे हो बेटा, मैं हूँ तुम्हारा बाप। लेकिन तभी दया उसे साफ कर देता है कि मैं आपका बेटा कुमार नहीं हूँ। तो ये सुनकर वेलन थोड़ा परेशान होकर कहता है, सॉरी बेटा, मुझे अल्जाइमर की बीमारी है, हमेशा चीजें भूलता रहता हूँ, इसलिए तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे मेरा बेटा आया हो। तभी दया पूछता है कि अपने ही घर में तुम बंधे हुए हो, ऐसा कैसा बेटा है तुम्हारा। तो वेलन उसे आगे बताता है कि उसकी इस बीमारी की वजह से उसका बेटा हमेशा उसे इस कमरे में बांध कर रखता है ताकि वो कहीं घर से बाहर ना चला जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली बार जब वो घर से बाहर चला गया था तो उसे ढूंढने में उसके बेटे को बहुत दिन लग गए थे। लेकिन वेलन ये भी कहता है कि उसे इस तरह से बंद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए अब वो दया से गुजारिश करता है कि वो उसके हाथों की हथकड़ियां खोल दे ताकि उसके बेटे के आने से पहले वो आजाद हो सके। लेकिन दया अपने नाम का उल्टा काम ही करता है, मतलब वो वेलन पर दया नहीं करता और अपने असली काम को अंजाम देने लगता है। वो समझ जाता है कि ये बुढ़ा बंधा हुआ है तो आखिर क्या ही कर लेगा, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम चुप रहना, अगर चिल्लाए तो जान से मार दूंगा। और ऐसा कहकर दया पूरे घर की तलाशी लेने लगता है और हर कमरे में जाकर कीमती सामान ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन जब दया को इधर उधर ढूंढते ढूंढते काफी देर हो जाती है तो वेलन उससे कहता है कि बेटा, तुम जितना भी ढूंढ लो यहाँ फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा बेटा घर में पैसे रखता ही नहीं और सारे पैसे बैंक में जमा हैं। पर जब वेलन देखता है कि दया अब भी उसकी बात नहीं सुन रहा तो वो उसे एक ऑफर देता है, क्योंकि उसे भी कैसे भी करके अपने घर से निकलना था। वो कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर ले जाओगे तो मैं तुम्हें 25,000 रुपए दूंगा। अब दया को घर में तो कुछ नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसे ये डील अच्छी लगती है और वो उससे पैसे मांगने लगता है। लेकिन वेलन उससे कहता है कि बेटा, मेरे पास यहाँ कैश नहीं है, इसलिए हमें एटीएम जाकर पैसे विड्रॉ करने होंगे। तो दया इस चीज को मानते हुए उसके हाथ को खोल देता है और फिर वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वेलन कहता है कि रुको, मैं अपना बैग ले लूं, क्योंकि मैं कुछ दिनों तक घर नहीं आना चाहता। तो इस तरह अब वो दोनों वहाँ से सीधा एटीएम की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन एटीएम पहुंचकर अब एक नई समस्या आ जाती है, क्योंकि वेलन को अपना पिन नंबर याद ही नहीं होता। असल में अल्जाइमर की बीमारी होने की वजह से वो बार बार गलत पिन डालता रहता है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से कई कोशिशों के बाद आखिर में सही पिन डाल ही देता है। पर जब वो पैसे निकाल रहा होता है तभी दया बाहर से खड़ा खड़ा उसके अकाउंट का रिमेनिंग बैलेंस देख लेता है, जो था 25 लाख रुपए के आसपास। अब ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और फिर उसका खुराफाती दिमाग एक नया प्लान बनाने लगता है। वो सोचता है कि इस बुढ़े के पास इतने सारे पैसे हैं, इसलिए किसी भी तरह से मुझे ये सारी रकम इससे हड़पनी होगी, क्योंकि अगर इतना पैसा मेरे पास आ गया तो लाइफ में कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ सेट हो जाएगी। पर तभी
वेलन उसके पास आता है और वादे के मुताबिक उसे 25,000 रुपए देकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन दया को तो उसे कैसे भी करके रोकना था, इसलिए वो उससे पूछता है कि सर इतनी रात को आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? तो वेलन उसे बताता है कि पास के गाँव में ही मेरी बेटी का घर है, इसलिए मैं वहाँ चला जाऊंगा। अब ये सुनकर दया कहता है कि ठीक है, मैं आपको बस स्टॉप पर ड्रॉप कर दूंगा, आप मेरी बाइक पर बैठिए, क्योंकि इतनी रात को आपको कोई ऑटो भी नहीं मिलेगा। अब वेलन भी उसकी बात को मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों बस स्टॉप की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन पूरे रास्ते वेलन दया से यही कह रहा होता है कि अगर वो अपनी बेटी के घर जाएगा तो उसका बेटा कुमार उसे लेने वहाँ भी पहुँच जाएगा और दोबारा उसे घर लाकर बांध देगा। ये सुनकर दया कहता है कि फिर वहाँ न जाकर कहीं और चले जाओ, जहाँ वो तुमको आसानी से कुछ दिन ढूंढ ना सके। तो इसलिए अब वेलन अपना प्लान बदल देता है और दया से कहता है कि तिरुवनमलई में मेरा एक दोस्त है, इसलिए अब मैं उसके पास जाऊंगा, बस मुझे वहाँ जाने वाली बस में चढ़ा दो। पर ये जानते ही दया शॉक हो जाता है, क्योंकि वो तो वेलन के पैसे को हड़पना चाहता था। इसलिए अब वो समझ जाता है कि अगर मुझे वो पैसे हासिल करने हैं तो वेलन के साथ ही रहना होगा जब तक कि मुझे वो एटीएम ना मिल जाए। इसलिए अब वो कहता है कि अरे सर, मैं भी तो तिरुवनमलई ही जा रहा हूँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब आप एक काम कीजिए कि बस की टिकट के पैसे मुझे दे दीजिए, ताकि मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लूँ। ऐसे में हम दोनों का काम हो जाएगा और हम दोनों अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। अब वेलन को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो फौरन दया की बाइक पर बैठ जाता है और वो दोनों तिरुवनमलई के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जर्नी शुरू करने के थोड़ी ही देर बाद दया उससे कहता है कि सर, गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है, इसलिए अगर आप मुझे अभी पैसे दे दें तो हम पेट्रोल भरवा लेंगे। तो ये सुनकर वेलन बताता है कि उसके पास कैश नहीं है और सारे पैसे एटीएम में हैं, इसलिए दोनों को पहले एटीएम जाना होगा। असल में दया को याद था कि पिछली बार वेलन ने एटीएम से 25,000 रुपए ही निकाले थे, इसलिए उसके पास अब पैसे नहीं होंगे। तो अगर मैं उससे पैसे मांगूंगा तो वो वापस एटीएम ही जाएगा, जहाँ मैं उसका एटीएम पिन देख लूंगा। तो यही वजह थी कि उसने पेट्रोल के लिए वेलन को बोला था, ताकि वो उसको एटीएम तक ले जाए। अब ये दोनों एटीएम पहुँच जाते हैं, जहाँ दया उससे कहता है कि सर, आप यहीं रुकिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ, आप मुझे अपना पिन बता दो। तो अब वेलन दया को अपना पिन नंबर बताने लगता है, लेकिन वो पिन हर बार गलत ही होता है, जिस वजह से वो ट्रांजैक्शन बार बार फेल हो रहा होता है। यानी वेलन की अल्जाइमर की बीमारी दया पर बहुत ही भारी पड़ रही होती है और उसके सारे प्लान एक के बाद एक फेल हो रहे होते हैं। खैर, अब इसी तरह रात बीत जाती है, जिस वजह से दया को ही पेट्रोल के पैसे अपनी तरफ से देने पड़ते हैं। फिर सुबह होने के बाद दोनों किसी होटल में ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, जहाँ दया को फिर से एक आइडिया आता है। अब वो वेलन को एक छोटी सी डायरी देकर कहता है कि वो अपनी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस डायरी में लिख ले, ताकि बार बार वो हर चीज को ना भूले, और अगर भूल भी जाए तो इस डायरी में देखकर फौरन याद कर ले। तो इस तरह अब वेलन बहुत ही ध्यान से सारी जानकारी लिखने लगता है, अपना नाम, अपनी बेटी का नाम, अपने बेटे का नाम, अपने घर का एड्रेस। लेकिन इसी बीच दया उससे कहता है कि आप अपने एटीएम का पिन भी भूल जाते हो, इसलिए उसे भी लिख लो, क्योंकि अब आप घर से बाहर रहोगे तो पैसों की जरूरत पड़ती रहेगी। फिर पिन भूल गए तो एटीएम से पैसे कैसे निकालेंगे? तो इस तरह से अब वेलन अपना पिन नंबर भी लिख लेता है, लेकिन जो पिन वो लिखता है वो भी गलत ही होता है, यानी अभी तक उसे वो सही पिन याद नहीं आया। अब होटल से बाहर आने के बाद अचानक दया को वेलन कहीं पर नजर नहीं आता, और फिर जब वो इधर उधर देखता है तो पाता है कि वेलन एक बस में चढ़कर जा रहा है। इसलिए अब दया भी फौरन उस बस में चढ़ जाता है और वेलन से कहता है कि सर, आप इस बस में क्यों बैठे? मैं चल तो रहा था, चलिए उतरिए, हमें जाना है ना। लेकिन अब हम देखते हैं कि वेलन इतनी देर में अब उसको भूल चुका था, इसलिए वो कहता है कि बेटा, कौन हो तुम? तो दया कहता है कि अरे मैं हूँ सर, दया। तो वेलन कहता है, कौन दया? मुझे पता नहीं कौन हो तुम। अब बस में बैठे लोग ये देखकर सोचने लगते हैं कि दाल में कुछ काला है। उन्हें लगता है कि दया जबरदस्ती इस बुजुर्ग को किडनैप कर रहा है, इसलिए तभी उनमें से एक आदमी उससे कहता है कि चलो इसे पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। लेकिन इतने में दया जल्दी से कहता है कि अरे, इनकी जेब में एक डायरी है और उस डायरी में मेरे बारे में लिखा है, इनको अल्जाइमर की बीमारी है, इसलिए ये मेरे बारे में भूल गए हैं। अब ऐसा कहते हुए वो उस डायरी को निकालकर फौरन सभी को दिखाता है, और फिर हम देखते हैं कि सच में उस डायरी के अंदर दया का नाम और फोन नंबर लिखा था, क्योंकि जब वो डायरी में वेलन से सारी डिटेल्स लिखवा रहा था तो उसने अपनी डिटेल्स भी लिखवा दी थी। अब वो उस आदमी से कहता है कि अगर तुम्हें यकीन ना हो तो डायरी में दिए गए नंबर पर कॉल कर लो, वो मेरा ही नंबर है। तो इस तरह जब वो लोग कॉल करते हैं तो दया का ही फोन रिंग होता है, और तभी अचानक ये देखकर वेलन को भी दया के बारे में याद आ जाता है, जिसके बाद दोनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फिर हाईवे पर काफी गर्मी होने की वजह से वेलन सजेस्ट करता है कि वो दोनों गाँव के रास्ते से चलें, इसलिए अब वो दोनों एक शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं जो गाँव से होकर गुजरता है। अब रास्ते में दया को एक बकरी वाला दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके दिमाग में वापस एक खुराफात आती है। हम देखते हैं कि दया जानबूझकर एक बकरी वाले को अपनी गाड़ी से ठोक देता है, जिस वजह से वो बकरी वाला बहुत हंगामा करते हुए कहता है कि तुमने मेरी बकरी को टक्कर मार दी, अब तुम्हें इसका मुआवजा देना पड़ेगा। तो दया कहता है कि अरे अंकल, गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, आपकी बकरी ही गाड़ी के सामने आ गई, लेकिन फिर भी मेरे पास 2000 रुपए हैं, आप ये रख लो और हमें जाने दो। लेकिन बकरी वाला उसकी एक नहीं सुनता और जिद करता है कि उसे 2000 नहीं बल्कि 3000 रुपए चाहिए। ये देखकर अब चुपचाप खड़ा वेलन कहता है, बेटा झगड़ा मत करो, इनको पैसे दे दो। पर दया उसे कहता है कि अंकल, कहाँ से दूं? मेरे पास बस यही 2000 रुपए हैं। इस तरह अब वो वेलन से ही मदद मांगता है और वापस उससे एटीएम कार्ड की मांग करता है, और इस बार वेलन उसे अपना कार्ड देकर
फिर से एक नया पिन नंबर बता देता है। फिर जब दया पास के एटीएम जाकर 3000 रुपए विड्रॉ करता है तो वो पिन सही होता है और पैसे निकल आते हैं, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसलिए अब इसी खुशी को डबल करने के लिए वो उस अकाउंट का बैंक बैलेंस चेक करता है और फिर वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उस अकाउंट में सिर्फ 8000 रुपए है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और यही सोचता है कि आखिर 25 लाख रुपए से अचानक 8000 रुपए कैसे हो गए। इस तरह जब वो वापस आता है तो नोटिस करता है कि वेलन के पास असल में दो एटीएम कार्ड हैं और गलती से उसने अपना वो कार्ड दे दिया था जिसमें कम पैसे थे, यानी असली 25 लाख वाला कार्ड अभी भी उसके पास वॉलेट में ही मौजूद है। अब इसी बीच वेलन गाँव वालों से कह चुका होता है कि दया उसका बेटा है और पुलिस में काम करता है, जो फिलहाल छुट्टी पर है और हम दोनों घूमने जा रहे हैं। तो पुलिस का नाम सुनते ही वो बकरी वाला डर जाता है और जब दया उसे पैसे देने की कोशिश करता है तो वो पैसे लेने से साफ मना कर देता है। उल्टा वो बकरी वाला दया से कहता है कि सर, आप भी क्या मजाक कर रहे हैं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। आपके पिताजी ने बहुत अच्छी दवाई बताई है जिससे कल तक मेरी बकरी ठीक होकर भागने लगेगी, इसलिए आप बेफिक्र से जाइए। इस छोटी मोटी टक्कर से बकरी को कुछ नहीं होगा। वेल, अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिस आदमी की बाइक दया ने चुराई थी वो आदमी अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाता है। अब ये आदमी असल में एक पॉलिटिशियन का बेटा होता है, इसलिए पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। उधर रात होने पर दया और वेलन एक गांव से गुजर रहे होते हैं। अब वेलन कहता है कि उसे लगता है कि वो इस गांव को जानता है। शायद उसका एक दोस्त सुब्रमण्यम यहाँ रहता है जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करता है और उसकी 3 बेटियां हैं। इसलिए अब वो दया से कहता है कि वो पास की दुकान पर जाकर सुब्रमण्यम के बारे में पता करे ताकि आज रात वो उसके घर रुक सके और सुबह अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। ये सुनकर अब दया फौरन पास वाली दुकान पर जाकर पूछता है कि क्या इस गाँव में कोई सुब्रमण्यम नाम का आदमी रहता है जो बिजली विभाग में काम करता है और उसकी 3 बेटियां हैं। वो दुकानदार कहता है ऐसे किसी व्यक्ति को तो मैं नहीं जानता, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में श्रीनिवासन नाम का एक आदमी जरूर काम करता है जिसकी 3 बेटियां हैं। फिर यही बात अब दया वेलन को आकर बताता है, जिसे सुनकर वेलन थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, लेकिन अब रात हो चुकी थी इसलिए वो दोनों उसी गांव के एक होटल में रात बिताने का फैसला करते हैं। फिर होटल में आने के बाद ये दोनों फ्रेश होकर दारू पीते हुए एक दूसरे के बारे में बातचीत करने लगते हैं, जहां दया वेलन को अपने बारे में, अपनी माँ के बारे में और अपने चोर बनने से लेकर जेल में बिताए हुए दिनों के बारे में सब कुछ बताता है। इसी बीच वेलन भी अपनी लाइफ के कुछ किस्से उससे शेयर करता है। हालांकि अल्जाइमर की वजह से उसे सब कुछ साफ साफ याद नहीं रहता, बस जो भी याद आता है उतना ही बता पाता है। फिर हम देखते हैं कि दारू पीने के बाद दया साइड में जाकर अपने दोस्त गणेश को फोन करता है और उसे वेलन के बारे में बताता है कि उसे एक बुढ़ा मिला है जिसके पास 25 लाख रुपए वाले अकाउंट का एटीएम कार्ड है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो पिन भूल गया है। अब ये सुनकर गणेश एक्साइटेड होकर कहता है, लगता है तुमने बहुत बड़ा हाथ मारा है। चलो अब एक काम करो, उस एटीएम कार्ड का फोटो मुझे भेज दो, मैं फौरन उसका एक डुप्लीकेट कार्ड बनवाकर तुम्हें भिजवा दूंगा। जब तक तुम उसे अपने साथ बिजी रखो। इसके बाद रात में जब वेलन सो जाता है तो दया चुपके से उसके एटीएम कार्ड का फोटो क्लिक करके गणेश को सेंड कर देता है। फिर सुबह होने के बाद दोनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन रास्ते में वेलन दोबारा कंफ्यूज्ड हो जाता है और दया से पूछने लगता है कि बेटा तुम कौन हो और हम कहाँ जा रहे हैं। इस तरह अब दया को एक बार फिर से सारी बातें उसे एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं और इसी बीच अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, जिसके बाद वो एक मैकेनिक शॉप पर रुकते हैं। अब मैकेनिक शॉप पर गणेश दया को फोन करके बताता है कि उसने 2 लड़कों को उसके पास भेजा है जिनके पास वही डुप्लीकेट एटीएम कार्ड है। तो इस तरह से अब दया उन दोनों लड़कों को अपनी लोकेशन बताता है, जिसके बाद वो दोनों उसे एटीएम कार्ड देकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इसके बाद जब दया वापस आता है तो देखता है कि वेलन वहाँ के लोगों से झगड़ा कर रहा है। दरअसल कुछ देर पहले ये लोग कैरम खेल रहे थे और बेट लगा रहे थे, लेकिन अब वेलन उस बेट में हार गया था, जिसकी वजह से उसे उन लोगों को 10,000 रुपए देने थे। पर इसी बात पर अब दया उन लोगों से झगड़ने लगता है कि तुमने इस आदमी को बेवकूफ बनाया होगा, उन्हें वैसे भी भूलने की बीमारी है। लेकिन तभी वेलन उससे कहता है कि नहीं, इन्होंने बेवकूफ नहीं बनाया, मैं सच में शर्त हार गया। इस तरह अब वेलन उन लोगों को पैसे देकर दया को वहाँ से चलने के लिए कहता है। अब फाइनली वो दोनों एक आश्रम के पास पहुँच जाते हैं जहाँ वेलन का दोस्त रहता है। यहाँ वेलन का दोस्त उसे देखकर बहुत खुश होता है और इसके बाद जब वेलन वॉशरूम जाता है तो दया उसके दोस्त से वेलन के बारे में पूछता है। अब वो आदमी उसे एक शॉकिंग जानकारी देता है कि वेलन की कोई संतान है ही नहीं, ना बेटी है ना बेटा है और उसकी बीवी भी बहुत पहले मर चुकी है। वो आगे बताता है कि मेरे बेटे का नाम कुमार है और वेलन ने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। साथ ही पास में मेरी बेटी का भी घर है, इसलिए चाहो तो तुम वेलन को मेरी बेटी के पास ले जा सकते हो। लेकिन दया का काम अभी अधूरा था, उसके पास एटीएम तो आ गया था लेकिन बाकी का काम करना रह गया था। इसलिए अब वो वेलन के पास आकर कहता है, चलिए सर अब हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन वेलन कहता है, अरे दया, इतनी दूर तिरुवनमलई आए हैं तो चलो यहाँ के मंदिरों के दर्शन करके चलते हैं। मेरा बेटा तो मुझे कहीं लेकर जाता ही नहीं, तुम ही सही हो। अब दया इस बात पर मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों एक मंदिर के दर्शन करके उसके गेस्ट रूम में ठहर जाते हैं। अब मंदिर में बैठे बैठे वेलन उससे कहता है कि इस गांव में मेरा बचपन का दोस्त श्रीधर रहता है। हम दोनों के बीच टीनेज की उम्र में झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हमने बोलना छोड़ दिया।
लेकिन अब श्रीधर एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और उसका कपड़ों का शॉपिंग मॉल भी है, पर समझ नहीं आ रहा कि उससे कैसे मिला जाए क्योंकि मेरे पास उसका नंबर नहीं है। इस तरह अब वेलन दया से पूछता है कि क्या तुम मुझे उसका नंबर लाकर दे सकते हो? तो दया कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि अरे ये तो चुटकियों का खेल है सर। फिर हम देखते हैं कि दया श्रीधर के शॉपिंग मॉल में जाकर उन्हें 25,000 रुपयों से अच्छे कपड़े खरीदता है और फिर वहाँ के एम्प्लॉइज से मुलाकात करके बहुत ही स्मार्ट तरीके से श्रीधर के बारे में पता करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं श्रीधर का दोस्त हूँ, अभी अभी वो मुझसे फोन पर बात कर रहा था लेकिन मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, तो आप प्लीज उसका नंबर डायल करके मुझे दे दीजिए। तो इस तरह से वो श्रीधर का फोन नंबर हासिल करके वेलन के पास आता है। ये देखकर अब वेलन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, चलो मैं उसे बाद में फोन कर लूंगा। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फरीदा नाम की एक फीमेल पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ किसी घर के पास आकर एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और ये असल में वेलन का घर होता है जहाँ से उस रात दया ने वेलन को पिक किया था। खैर अब यहाँ फरीदा को पता चलता है कि पिछले 2 दिनों में 3 और मर्डर्स हुए हैं, एक इस घर में, दूसरा एक और गाँव में और तीसरा तिरुवनमलई में। और फिर हम नोटिस कर पाते हैं कि कल वेलन दया से अपने जिस दोस्त श्रीधर की बात कर रहा था, आज उसी की लाश एक ब्रिज के नीचे मिली है। फरीदा को पता चलता है कि विक्टिम का सिम नंबर अभी भी एक्टिव है, जिसका मतलब कि क्रिमिनल अभी भी ट्रेवल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दया और वेलन अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब दया वेलन से कहता है कि अगले गांव में मेरे एक दोस्त गणेश का घर है और वहाँ फेस्टिवल भी चल रहा है, इसलिए हम दोनों वहाँ से होकर चलेंगे। इस तरह अब रात होने तक दोनों गणेश के गाँव पहुँच जाते हैं। असल में ये प्लान गणेश और दया दोनों का था ताकि वो दोनों मिलकर आगे का प्लान बना सके, लेकिन अब गणेश दया से मिलकर कहता है कि सही पिन नंबर फाइंड आउट करने में काफी समय लगेगा और तब तक इस बुढ़े को कहां कहां लेकर घूमेंगे, इसीलिए अब तुमको ही उस बुढ़े से सही पिन हासिल करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम कुछ ऐसा देखते हैं जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। दरअसल वेलन कोई खास दवाई दारू के ग्लास में मिलाता है और फिर दया और गणेश को दारू पीने के लिए इन्वाइट करता है। अब ये तीनों मिलकर दारू पीते हैं और फेस्टिवल का मजा लेते हैं। फिर जब दया और गणेश उस दवाई की वजह से सो जाते हैं तो वेलन अच्छे से तैयार होकर शिवा सेल्वम नाम के एक टीचर को फोन करके किसी जगह उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब शिवा पूछता है आखिर कौन हो तुम और मैं तुमसे क्यों मिलूं? तो वेलन कहता है तुमको मधुमिता तो याद होगी ना। अब ये नाम सुनकर शिवा शॉक होते हुए पूछता है उस लड़की के बारे में तुम कैसे जानते हो? तभी वेलन उससे कहता है कि तुमने उस लड़की के साथ क्या किया ये मुझे अच्छी तरह से पता है, इसलिए अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो मधुमिता और तुम्हारी वो वीडियो मैं तुम्हारी बीवी को सेंड कर दूंगा। तो इस तरह अब डरकर शिवा वेलन से मिलने के लिए एक स्कूल के पास जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वेलन उस शिवा को बहुत ही ब्रूटल तरीके से पीटते हुए जान से मार देता है और फिर सच्चाई सामने आती है कि इस शिवा ने मधुमिता नाम की अपनी एक स्टूडेंट के साथ गलत काम किया था, जिसकी इसने वीडियो भी बना ली थी। फिर उस वीडियो के सहारे वो उसे ब्लैकमेल भी करता था और दूसरी लड़कियों से मिलवाने को कहता था, जिस वजह से काफी लड़कियां इस शिवा का शिकार हो गई। फिर हमें पता चलता है कि पहले जो 3 मर्डर्स हुए थे उन तीनों ने भी ऐसी ही बच्चियों के साथ गलत काम किया था, जिस वजह से वेलन गांव-गांव जाकर उन लोगों को चुन चुन कर मार रहा था। खैर अब दूसरी तरफ पुलिस वाले IMEI नंबर को ट्रैक करके वेलन की लोकेशन निकाल लेते हैं, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं तब तक वेलन शिवा को मारकर वहाँ से चला जाता है। अब वेलन पुलिस से 2 कदम आगे था क्योंकि वो कहीं पर भी कोई सबूत नहीं छोड़ रहा था और इसीलिए अब वो अपना ये फोन भी फेंक देता है, यानी हर मर्डर के बाद वो विक्टिम का फोन यूज करता है और फिर उसे फेंक देता है। अब सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि वेलन किसी जगह पर घायल पड़ा होता है और जब दया और गणेश उससे इस बारे में पूछते हैं तो वो एक छोटी सी झूठी कहानी बताता है कि रात को कोई मेरे पास आया और मुझे मार पीट कर मेरा फोन छीन कर ले गया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। खैर अब दया वेलन की मरहम पट्टी करके उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहता है। फिर बाद में दया वेलन को लेकर अपने गांव से निकल जाता है, लेकिन यहाँ वेलन नोटिस करता है कि दया की माँ दया को देखकर इतनी खुश नहीं होती। उल्टा वो पूछती है कि इस बार कौन सा बड़ा काम करके आए हो, यानी उसे दया की चोरी की आदत के बारे में पता था। अब दया अपनी माँ को वेलन के बारे में बताता है। माँ, इनका नाम वेलन है और इनको भूलने की बीमारी है। ये मुझे बीच रास्ते में मिले थे, इसलिए मैं इनको इनके रिलेटिव के घर पर ड्रॉप करने जा रहा हूँ। अब इसी बीच वेलन दीवार पर लड़की दया के माँ बाप की वेडिंग फोटो को नोटिस करता है और उसे एकटक देखता रहता है, लेकिन ये देखकर दया की माँ उससे पूछती है ये मेरी शादी की फोटो है, लेकिन आप इसे ऐसे क्यों देख रहे हैं सर? तो वेलन अब इमोशनल होकर कहता है कि आपकी फोटो के नीचे 17 अप्रैल लिखा है, जिसे देखकर मुझे कुछ याद आ गया। वो कहता है कि मेरी शादी भी इसी दिन हुई थी और उस दिन मेरी बीवी का बर्थडे भी था। मेरी बीवी ने मेरे लिए अपने घर वालों को छोड़ा था, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मुझे उसकी याद आ गई। अब ये कहकर वेलन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सच में दोस्तों ये सीन बहुत ही गहरा है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेकिन कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वेलन की बीवी एक साइकोलॉजिस्ट थी और एक छोटे से NGO में लड़कियों की काउंसलिंग करती थी। इसी बीच एक दिन मधुमिता नाम की एक स्कूल गर्ल उसके पास आकर उसके साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में बताती है, जो कि शिवा नाम का एक टीचर कर रहा था। अब हालांकि वेलन की बीवी मधुमिता को काउंसलिंग देती है, लेकिन फिर भी मधुमिता को ये गिल्ट सताने लगता है और इसी गिल्ट की वजह से वो एक दिन खुद की जान ले लेती है। लेकिन मधुमिता की मौत वेलन की बीवी पर गहरा असर डालती है, जिसके बाद
वो डिप्रेशन में चली जाती है और वही गिल्ट अब धीरे धीरे उसके अंदर भी आने लगता है। इसलिए अब इस चीज से लड़ने के लिए वो उन लोगों के ऊपर केस डाल देती है जिन्होंने मधुमिता के साथ ये हरकत की थी। लेकिन इसी दौरान वेलन की बीवी को अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है और वो धीरे धीरे जरूरी चीजों को भूलने लगती है और इसी वजह से वो कोर्ट में अपना स्टेटमेंट भी ठीक से नहीं दे पाती। पर वक्त के साथ ये बीमारी और बढ़ जाती है, जिस वजह से वो अब वेलन को भी पहचानना बंद कर देती है। इसलिए एक दिन वो अपना सारा स्टेटमेंट एक डायरी में लिखकर वेलन को दे देती है और कहती है कि अगर मधुमिता को इंसाफ नहीं मिला तो तुम ही उन हैवानों को सजा देना। मैंने सारी चीजें इस डायरी में लिख दी हैं। और फिर अगले दिन जब वेलन घर पर आता है तो देखता है कि उसकी बीवी ने खुद को खत्म कर लिया है। इसलिए अब वेलन अपनी बीवी की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए उस डायरी में शामिल किए गए सारे लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। और इस तरह अब वेलन के पास सिर्फ एक ही आदमी मरने से बच जाता है, जिसका नाम है अरुण। ये अरुण असल में छोटे टीनेज बच्चों को किडनैप करके उनकी ट्रैफिकिंग का काम करता है। खैर, अब प्रेजेंट डे पर वेलन दया से कहता है कि इतने दिनों बाद तुम अपने घर पर आए हो, इसीलिए तुम यहीं रुक जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा। और हाँ, तुम अपना ये चोरी वाला काम छोड़ दो, अपनी माँ को खुश रखो। इस पर दया उससे कहता है कि ठीक है सर, लेकिन फिलहाल मैं खुद आपको आपके गाँव तक ड्रॉप करूंगा, आप फिक्र मत करो। इस तरह अब वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी अचानक दया की माँ उसको फोन करके कहती है कि दया, हमारे घर में 10 लाख रुपए का चेक पड़ा है, ये कहाँ से आया? ये सुनते ही दया शॉक हो जाता है और वेलन से पूछता है कि सर, क्या आपने वो चेक रखा? तो वेलन कहता है, यार दया, मेरी तो कोई संतान नहीं है और आखिर इतने सारे पैसों का मैं क्या करूँगा? अब जब तुमने बोल ही दिया है कि चोरी नहीं करोगे तो इसका मतलब कोई ना कोई काम तो करोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन पैसों से अपना कोई काम शुरू करो। ये सुनकर दया बहुत इमोशनल हो जाता है कि वो आदमी उसके लिए इतना सोच रहा है, जबकि ये है कि अभी भी उसके पैसों के पीछे पड़ा है। लेकिन वो कहते हैं ना, पुरानी आदत इतनी जल्दी नहीं छूटती, इसलिए अब भी दया के मन में लालच बना रहता है। हालांकि वेलन की वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है कि उसके साथ गलत करे या ना करे। खैर, अब ये दोनों रास्ते में एक होटल में स्टे करते हैं, जहाँ वेलन असल में अपने आखिरी शिकार अरुण को मारने आया था। इसलिए अब वो वॉशरूम में जाकर शिवा के फोन को ऑन करता है और उससे अरुण को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे शहर में हूँ, मुझे एक अच्छी सी लड़की चाहिए, तो मैं तुमसे मिलने के लिए कहाँ आऊँ? अब सेम टाइम पर एक फूड डिलीवरी बॉय दया को खाना देने आता है, जिसको पैसे देने के लिए दया वेलन का वॉलेट निकालता है। लेकिन इसी बीच वेलन के वॉलेट से काफी सारे सिम कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर अब दया के होश उड़ जाते हैं और उसे अब वेलन पर शक होने लगता है। इसलिए अब वो अपना फोन वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में रखकर वॉशरूम चला जाता है ताकि वेलन की हरकतों को रिकॉर्ड कर सके। इसके बाद वापस आकर जब दया अपना फोन चेक करता है तो देखता है कि वेलन ने उसकी दारू में नींद की दवाई मिलाई थी और अब उसे समझ में आता है कि क्यों हर रात दारू पीने के बाद वो एकदम से सो जाता था। इसके बाद जब वेलन बाथरूम जाता है तो दया उसका फोन चेक करता है और उसमें वो अरुण से की गई बात की रिकॉर्डिंग सुनता है, जिसमें वेलन एक लड़की की डिमांड कर रहा था। ये देखकर अब दया यही सोचता है कि मैंने तो इसे इतना अच्छा आदमी समझा था, लेकिन ये तो मुझसे भी घटिया आदमी निकला। और इसी तरह अब उसका कंफ्यूजन दूर हो जाता है और वो वापस से वेलन का पैसा हड़पने का मन बना लेता है। फिर जब वेलन अरुण से मिलने के लिए बाहर जाता है तो दया उसका पीछा करने लगता है। अब वेलन काफी देर तक अरुण का इंतजार करता है, लेकिन वो दिए हुए पते पर नहीं आता, जिसके बाद वेलन वापस अपने रूम में आ जाता है। फिर सुबह दया अपने दोस्त गणेश को बुलाकर वेलन के बारे में सारी बात बताता है कि मैंने तो इस बंदे को अच्छा समझा, लेकिन इसको कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये छोटी बच्चियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। तो ये सुनकर अब गणेश कहता है कि हम इस वेलन को मेरे गेस्ट हाउस पर ले चलेंगे और वहीं उसकी धुलाई करेंगे। इस तरह अब दया वेलन के पास आकर कहता है कि सर, आप गणेश के साथ उसके गेस्ट हाउस चलिए, मैं भी थोड़ी ड्रिंक वगैरह करके आता हूँ, क्योंकि अब आप अपने गाँव चले जाएंगे तो पता नहीं कब मुलाकात होगी। इस तरह अब वेलन उसकी बात मानते हुए गणेश की गाड़ी में बैठकर गेस्ट हाउस जाने लगता है और तभी रास्ते में वो बार बार पीछे पलटकर देखता रहता है कि दया आ रहा है या नहीं, पर दया उसे पीछे नहीं दिखता। और तभी गणेश उससे कहता है कि सर, आप फिक्र मत करिए, वो आ जाएगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वेलन गणेश की गाड़ी में एक छोटा सा कीचेन देखता है जो उसने उस अरुण नाम के बंदे की व्हाट्सएप डीपी में देखा था। इसलिए अब वो कंफर्मेशन के लिए जब शिवा के फोन से अरुण को फोन करता है तो शॉकिंगली गणेश का फोन रिंग होने लगता है, यानी गणेश का दूसरा नाम ही अरुण है। ये चीज देखकर अब गणेश वेलन से कहता है, अरे बुढ़ाऊ, तुमने तो मुझे बहुत ही जल्दी पकड़ लिया, तुम मुझे मारने के लिए यहाँ आए थे ना, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ लाया हूँ। ये सुनकर वेलन कहता है, जब तुम्हारी असलियत के बारे में तुम्हारे दोस्त दया को पता चलेगा तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा, तुम्हें पता है? तो गणेश कहता है, एक्चुअली मेरे बारे में ठीक से दया को पता ही नहीं है कि मैं क्या करता हूँ और कैसा बिजनेस करता हूँ। वो तो बस छोटी मोटी चोरियाँ करता है और इस वक्त उसे लगता है कि तुम छोटे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और उसकी नजर में तुम एक हत्यारे हो, इसलिए खुद ही सोच लो कि वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। ये सुनकर अब वेलन के होश उड़ जाते हैं और तभी अरुण यानी गणेश उसको बुरी तरह से पीटने लगता है। फिर फाइनली वो वेलन के हाथ पैर बांध देता है और दया का वेट
करने लगता है। इसके बाद गणेश उससे कहता है कि दया अब इसका क्या करें, लेकिन तभी अचानक दया वेलन के पास आकर उसके हाथ पैर खोल देता है, जिसे देखकर अब गणेश चौंक जाता है। तो असल में बात यह है कि जब गणेश ने अपनी गाड़ी रोकी थी तो वेलन ने दया को फोन करके अपनी कॉल को ऑन छोड़ दिया था ताकि दया उन दोनों की सारी बातें सुन सके। फिर गणेश के बारे में सच्चाई पता चलने पर दया और उसके बीच जबरदस्त फाइट होती है और इसी बीच वेलन आखिर में गणेश यानी अरुण को जान से मार देता है, जिसके बाद पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। अब कोर्ट में वेलन जज को बताता है कि उसने सिर्फ उन लोगों को मारा है जिन्होंने छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार किया। तो जज कहता है हालांकि तुमने गुनहगारों को मारा है, लेकिन फिर भी तुमने कानून को हाथ में लिया है। फिर जज कहता है कि बाकी सुनवाई के दौरान ही कोर्ट फैसला देगी और तब तक के लिए वो उन दोनों को पुलिस कस्टडी में भेज देते हैं। इसके बाद जब दोनों कोर्ट से बाहर आते हैं तो वही पुलिस ऑफिसर फरीदा उन्हें मिठाई खिलाती है क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे था। साथ ही जिन लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ था उनके माँ बाप भी वेलन के पास आकर उसे थैंक यू बोलते हैं। और फिर यहाँ हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि असल में जब गणेश वेलन को मारने वाला था तभी बीच में आकर दया ने उल्टा गणेश को मार दिया था, जबकि कोर्ट में जाकर वेलन ने कहा कि वो हत्या उसी ने की है। इसलिए जब दोनों जेल जा रहे होते हैं तो दया उससे पूछता है कि आप ये इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो। तो वेलन कहता है कि मेरी जिंदगी का मकसद उन लोगों की मौत था जो अब पूरा हो गया है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है जो तुम्हें अपनी माँ के साथ जीनी है, इसलिए मैं तुम्हें इस केस से दूर करके ही रहूंगा। ये सुनकर दया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर तभी उसे याद आता है और वो पूछता है कि आखिर आप उस रात उस घर में क्या कर रहे थे। तो वेलन कहता है कि मैं उस घर में उस आदमी को मारने गया था, लेकिन वो उल्टा मुझे मारने लगा और उसने मेरे हाथ पैर बांध दिए, लेकिन फिर भी मैंने उसको मार दिया और उसकी लाश को खटिया के नीचे छुपा दिया। और ठीक उसी वक्त तुम भी घर के अंदर आ गए, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया और फिर मैंने भूलने का नाटक किया। तो इस तरह से अब दया के सामने सच्चाई आ जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ।